हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? ठीक हो? तो अपन पढ़ रहे थे सेरिकल्चर। सेरिकल्चर में अपन ने क्या पढ़ लिया था? सेरिकल्चर में पढ़ लिया था अपन ने सेरिकल्चर इंडस्ट्री तक पढ़ लिया था, है ना? तो सेरिकल्चर इंडस्ट्री क्या थी? सेरिकल्चर इंडस्ट्री। सेरिकल्चर इंडस्ट्री में अपन ने पढ़ा था कि जो अपन सेरिकल्चर करते हैं, मौत का जहां कल्चर किया जाता है उस स्थान को उनके सुटेबल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए, अपन को चूज करना चाहिए। अच्छी किस्म की मौत अपन को चाहिए, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा था कि जो रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, जो एप्लीकेंट्स रिक्वायर्ड, यानी कि अपन को पालन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया था? एक सुटेबल एनवायरनमेंट या सुटेबल पैलेस, ये बात की थी अपन सबसे पहले। सुटेबल एनवायरनमेंट या सुटेबल पैलेस। तो जो अपना बॉम्बिक्स मोराई है, बॉम्बिक्स मोराई, इस बॉम्बिक्स मोराई को ये अपन जानते हैं कि ये इंडिया में सभी जगह मिलती है, ठीक है। लेकिन ये इसका ओरिजिन कहाँ था? चाइना के अंदर, ठीक है। बॉम्बिक्स मोराई, इसका जो सुटेबल एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? इसको 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक का क्या चाहिए? टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी चाहिए, जो आर्द्रता इसको जो चाहिए वो चाहिए 50% से 60% इसको आर्द्रता, ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा इसका सुटेबल एनवायरनमेंट हो। अगर अपन इसका कल्चर कर रहे हैं और ऐसा एनवायरनमेंट नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगी? इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, यानी कि ये क्या वर्क नहीं कर पाएगी और डेड, खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा था कोकून ट्रे, जिससे पहले थी रियरिंग ट्रेज। अब ये रियरिंग ट्रेज क्या थी? रियरिंग ट्रेज थी जिसके अंदर बॉम्बिक्स मोराई का क्या किया जाता था? कल्चर। कल्चर मतलब कि बॉम्बिक्स मोराई का जो लार्वा था, क्या कहते हैं लार्वे को? बॉम्बिक्स मोराई के लार्वे को क्या कहते हैं? कैटरपिलर। इस कैटरपिलर को रियरिंग ट्रे के अंदर क्या किया जाता है? कल्चर किया जाता है, ठीक है। तो पालन ट्रेज। फिर तीसरा था कोकून। कोकून ट्रेज। कोकून ट्रेज में क्या था? रियरिंग ट्रे में तो कैटरपिलर को भोजन दिया जाता था और कैटरपिलर को शहतूत के पत्तों के साथ इसी में क्या रियरिंग ट्रे में ही रखा जाता था, ठीक है। और कब तक रखा जाता था? जब तक कि वो कोकून में चेंज नहीं हो जाए, ठीक है। जैसे ही कोकून में चेंज होंगे, कैटरपिलर किस में चेंज होगा? कोकून में। और कोकून को किस में डाल दिया जाएगा? कोकून ट्रे के अंदर, ठीक है। फिर अगला जो था वो था अपना फीडिंग ट्रे। कौन सा? फीडिंग ट्रे। इस फीडिंग ट्रे के अंदर क्या था कि कैटरपिलर लार्वल अवस्था में निकलने से पहले, यानी कि एग से बाहर निकलता था, उससे पहले क्या करते थे? उनको फीडिंग ट्रे के अंदर डाल देते थे। फीडिंग ट्रे के अंदर उनको डाला जाता था। फीडिंग ट्रे से जब एग से लार्वा बाहर निकलता था तो सबसे पहले क्या करता था? वो शहतूत की पत्तियां, मुलबेरी प्लांट्स की क्या लीफ खाता था।
मलबेरी प्लांट्स की क्या लीफ। तो अपन जानते हैं कि कैटरपिलर का फूड क्या है, मलबेरी प्लांट की लीफ, ठीक है। तो इन लीफ के साथ और मोथ जो अभी बॉम्बेक्स मोराई है, बॉम्बेक्स मोराई, वो एग कहां देती है, एग कहां देती है, मलबेरी प्लांट पे, ठीक है। मलबेरी प्लांट पे क्या देती है, एग देती है। अब मलबेरी प्लांट को किस रूप में, किस में रखा जाता था, फीडिंग ट्रे के अंदर, किनके साथ, एग के साथ, ठीक है। अब ये जो फीडिंग ट्रे है, इनसे जैसे ही कैटरपिलर बाहर निकलते थे, क्या कैटरपिलर बाहर निकलते थे, वो क्या करते थे, फीडिंग करते थे। फीडिंग करने के बाद में जब ये फीड करना बंद कर देते थे, सॉरी फीडिंग करना बंद कर देते हैं, कौन, कैटरपिलर, लार्वा। और ये लार्वा फूड कहां ग्रहण करता है, फीडिंग ट्रे के अंदर। फीडिंग ट्रे के अंदर क्या करता है, फूड लेता है। अब जब ये भोजन लेना बंद कर देता है, फूड लेना बंद कर देता है, तो फूड लेने के बंद करने के बाद इन कैटरपिलर को, लार्वा जो होता है वो, उसे क्या कहते हैं अपन, कैटरपिलर। ये जो कैटरपिलर है, ये जब फूड लेना बंद कर देता है, तब उनको कहां रखा जाता था, रेडिएटिंग ट्रे के अंदर। अब रेडिएटिंग ट्रे के अंदर ये क्या करते थे, अपने जो लार ग्रंथियां थी इसके अंदर, मैंने बताया था ना कि सलाइवरी ग्लैंड होती है जो रेशमा सॉरी सिल्क का क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। तो ये जो सिल्क का प्रोटेक्शन करती है वो, और सिल्क कैसा था, लिक्विड फॉर्म में होता था, लेकिन जैसे ही वो हवा के संपर्क में आता था तो सूख जाता था, सॉरी संपर्क में आता है, था नहीं, आता है, ठीक है, संपर्क में हवा के संपर्क में आता है, सूख जाता है, ठीक है। सूख कर एक धागे की संरचना बना लेता है, जिसमें कैटरपिलर खुद को ही अपने आप को क्या करता है, उस धागे को चारों तरफ लपेटते हुए अपने आप को उसमें क्या कर लेता है, बंद कर लेता है, और क्या बना लेता है, कोकून। और इस कोकून को कहां रखा जाता है, कोकून ट्रे के अंदर। कोकून को कहां रखा जाता है, कोकून ट्रे के अंदर, ठीक है। अब इन कोकून में को 15 दिन, जो भी इनका जो लाइफ साइकिल है 10 से 15 दिन, उसके बीच में क्या होता था, सॉरी जो भी इसकी लाइफ साइकिल है होती है 10 से 15 दिन की, उसके बीच में इनमें क्या हो जाता, क्या होता रहता है, जो कैटरपिलर है वो लार स्त्रावित करता रहता है, और 1 मिनट में, 1 मिनट में जो कैटरपिलर होता है वो 65 टाइम राउंड लेता है। अपने सिर को कितनी बार घुमाता है, 65 टाइम घुमाता है, और फिर 1 मिनट में 65 राउंड अपने चारों तरफ इसके सिल्क के लपेट लेता है। 1 मिनट में 65 बार अपने सिर को घुमाते हुए अपनी बॉडी के चारों तरफ सिल्क को कितनी बार लपेटता है, 65 बार। कितने मिनट में, सिर्फ 1 मिनट में, ठीक है। अब इसके अंदर कोकून का निर्माण होता रहता है, किसमें, रेडिएटिंग ट्रे के अंदर। और जब कोकून का निर्माण हो जाता है तो उसको कहां डाल दिया जाता है, कोकून ट्रे के अंदर। कोकून ट्रे के अंदर वो कोकून तो क्या हो जाता है, तैयार होता रहता है, ठीक है। और जो उसके अंदर जो कोकून था वो किसमें चेंज हो जाता है, कोकून किसमें चेंज हो जाता है, प्यूपा में, ठीक है। और प्यूपा जब बाहर निकलने की अवस्था में होता है, किससे, कोकून से, जो रेशम को, जो सिल्क सेट आपने कहा था कि रेशम खाच या कोकून, उससे बाहर निकलने की अवस्था से पहले क्या कर लिया जाता है, उसको गर्म पानी में क्या डाल, बॉइल वाटर के अंदर उसको डाल दिया जाता है। और बॉइल वाटर में जैसे ही डालेंगे तो प्यूपा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और
अपन क्या प्राप्त कर लेंगे, सिल्क प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, यह हो गई फीडिंग ट्रे। फीडिंग ट्रे के बाद में था अपने पास रैक्स। यह रैक्स किस काम में आती थी, जो भी अपनी ट्रे है, फीडिंग ट्रे, कोकून ट्रे, रीडेनिंग ट्रे, इन सभी को इन रैक्स के अंदर रखा जाता है एक के ऊपर एक, जिसके कारण क्या जगह कम घेरती है। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने जो है कॉफिंग क्निफ। कॉफिंग निफ ये क्या करता है, जो सहतूत की पत्तियां होती है उनको काटने का काम करता है। ठीक है, सहतूत की पत्तियों को इस चाकू से काट के किसमें, बास्केट में डाला जाता है। किसमें, बास्केट्स में डाला जाता है। अब ये बास्केट क्या है, जो सहतूत की कटी हुई पत्तियां इसमें डाली जाती है, उसको किसमें डाला जाता है, उन पत्तियों को फीडिंग ट्रे के अंदर डाला जाता है। ठीक है, अगला जो है वो है अपने पास डालास। ये भी एक टोकरी की समान संरचना होती है इसकी भी, जो सहतूत के जो पेड़ होते हैं, सहतूत के पेड़ों से पत्तियों को तोड़कर लाकर इसमें रखा जाता है। फिर इनमें से कॉफिंग क्निफ का यूज करते हुए उन पत्तों को काट काट कर किसमें डाला जाता है, बास्केट्स में, और बास्केट में से किसमें डाला जाता है, फीडिंग ट्रे में। फीडिंग ट्रे में से किसको, फीडिंग ट्रे में से जो अपना कैटरपिलर होता है उसको रीडेनिंग ट्रे के अंदर, रीडेनिंग ट्रे से जब वो कोकून बन जाता है तो उसको कोकून ट्रे के अंदर डाल देते हैं, और वहां से फिर उसको कहाँ डाल दिया जाता है, सॉरी प्यूपा को तो अपन क्या कर लेते हैं, कोकून को गर्म पानी में डाल के उसमें जो प्यूपा होता है वो तो खत्म हो जाता है, और वहां से सिल्क प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अगला जो था अपना वो था हाइग्रोमीटर। ये हाइग्रोमीटर जो यूज में आता है एप्लायंस रिक्वायर्ड के अंदर, हाइग्रोमीटर का क्या यूज है, इसका जो यूज है वो ये है कि ये वहां के सुटेबल एनवायरनमेंट का क्या करता है, आर्द्रता या उसकी ह्यूमिडिटी को चेक करता है। ठीक है, अगला जो अपने है वो है थर्मामीटर। ये थर्मामीटर वहां के सुटेबल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेक करता है। 11 नंबर पे है ओवन। ओवन के यूज में आता था, मैंने बताया था कि जो एग होते हैं उनको टेम्परेचर की आवश्यकता होती है उनमें से लार्वा को बाहर निकलने के लिए, क्योंकि एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या होता है, लार्वा बाहर निकलता है, तो उसको एक सुटेबल टेम्परेचर अवेलेबल करवाने के लिए ओवन की आवश्यकता होती है। और लास्ट जो फाइनल था अपना वो था फ्रीज। फ्रीज किस काम में आता है, फ्रीज जो काम में आता है वो आता है कि अपने को नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या चाहिए, अपने को नई स्पीसीज चाहिए। तो नई स्पीसीज कहाँ होगी, कुछ एनिमल जो कुछ बॉम्बिक्स मोराई है, उनके जो लार्वा होते हैं कैटरपिलर, और उन कैटरपिलर का जो कोकून बनता है, उन कोकून में से प्यूपा को बाहर निकाल दिया जाता है। और प्यूपा जब बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन से जो फीमेल बॉम्बिक्स मोराई होती है वो एग देती है, कहाँ पे, मुलबेरी के प्लांट पे। उन प्लांट्स को के जो पत्ते होते हैं, ठीक है, उनपे जो एग होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, फ्रीज के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, स्टोर कर लिया जाता है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनका यूज या नेक्स्ट फसल के लिए उनका यूज किया जाता है। ये तो हो गया था, आपने यहां तक पढ़ लिया था। आगे जो है वो है ग्रेनियर्स मैनेजमेंट।
ग्रीनियर्स मैनेजमेंट। ग्रीनियर्स मैनेजमेंट का किसे कहते हैं कि जो किसान होते हैं, जो किसका सेरिकल्चर का जो पालन करते हैं, जो सेरिकल्चर को जो मौत का या सिल्क वॉर्म का जो कल्चर करते हैं, उनके लिए जो उत्तम किस्म के सीड उनको जो अवेलेबल करवाते हैं अपन, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ग्रीनियर्स मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि किसी जो व्यक्ति इसका जो सेरिकल्चर की फसल तैयार करते हैं, उनको जो उत्तम किस्म के जो सीड प्राप्त उपलब्ध करवाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, ग्रीनियर्स मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये करते कैसे हैं, अभी अपन ने पढ़ा था फ्रीज। फ्रीज में मैंने क्या बताया था कि जो प्यूपा होता है, प्यूपा से एडल्ट बॉम्बिक्स मोराई को क्या बाहर निकलने देते हैं, और वो बाहर निकलते मैटिंग का काम करते हैं। सबसे पहले किसका काम करते हैं, मैटिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, ग्रीनियर्स मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि जो प्यूपा होता है, ठीक है, इस प्यूपा को एडल्ट में चेंज होते ही मेल बॉम्बिक्स मोराई और फीमेल बॉम्बिक्स मोराई को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग रख दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप में। फीमेल को फीमेल में और मेल को मेल में और फीमेल को फीमेल ग्रुप में डाल दिया जाता है। फिर जब एक अच्छी किस्म प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक अच्छे बॉम्बिक्स फीमेल बॉम्बिक्स मोराई को एक उत्तम किस्म की बॉम्बिक्स मोराई के साथ क्या करवाया जाता है, मैटिंग, ठीक है। अब जो ये एग प्रोड्यूस करते हैं, मैटिंग के बाद 24 आवर्स के बाद जो फीमेल होती है वो एग देना स्टार्ट करती है, और स्टार्ट कितने घंटे बाद स्टार्ट करती है, 24 घंटे बाद, और 24 घंटे तक क्या करती है, एग प्रोड्यूस करती है। एग प्रोडक्शन की जो इसका टाइम होता है वो कितने का होता है, 24 घंटे का, ठीक है। इसके बाद जो फीमेल बॉम्बिक्स मोराई होती है उसकी डेथ हो जाती है, और जो ये एग होते हैं इनको शहतूत के एग काम पे देती है मुलबेरी प्लांट्स पे, मुलबेरी प्लांट की लीफ पे। इन प्लांट्स को क्या कर दिया जाता है, जो ये पत्ते होते हैं इनको फ्रीज में 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। और ये जो एग होते हैं, ठीक है, किनको स्टोर किया जाता है, एग को स्टोर किया जाता है, और ये एग ही क्या कहलाते हैं, सीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सीड, ठीक है। इन एग को ही क्या कहते हैं, सीड कहते हैं। और ये जब इनको किसानों को या पालने वालों को जो स्लग्स या सिल्क वॉर्म का जो पालन करते हैं, उनको जब अपन ये अवेलेबल करवाते हैं तो इनको या तो सीड के रूप में अवेलेबल करवाते हैं या सेकंड लार्वल फेज में, ठीक है। या तो इनको किसके रूप में अवेलेबल करवाते हैं, सीड के रूप में, या फिर सेकंड लार्वा फेज, ठीक है। तो ग्रीनियर्स मैनेजमेंट में क्या होता है, बॉम्बिक्स मोराई के जो एग्स होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है फ्रीज के अंदर 4 डिग्री सेल्सियस पे। और इनको जब अवेलेबल किसी किसान को जो इनकी खेती करता है, जो इनका पालनहार है, जो इनको पालता है, उनको जब अपन ये अवेलेबल करवाते हैं तो किसके रूप में, या तो सीड के रूप में या सेकंड लार्वल फेज के रूप में इनको अवेलेबल करवाते हैं। अब इनको फर्स्ट लार्वल फेज पे अवेलेबल क्यों नहीं करवाते, क्योंकि इनका अपन कहें कि 1 से 2 और 2 से 3 जो लार्वल फेज होती है इनकी, ये तीनों ये बहुत ज्यादा संक्रमणकारी होती है। इनमें लार्वा को संक्रमण होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, इसीलिए इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हुए इनको अवेलेबल करवाया जाता है। ये क्या कहलाता है, ग्रीनियर्स मैनेजमेंट कहलाता है। यानी कि जो एग होते हैं उनको फ्रीज में रखकर स्टोर किया जाता है, और उन एग्स को ही क्या कहते हैं, सीड कहते हैं।
और जब इनको पालने वाले को अवेलेबल करवाते हैं तो दो फॉर्म में अवेलेबल करवाते हैं, या तो उनको एग के रूप में या सीड्स के रूप में ही अवेलेबल करवाते हैं, या दूसरा उनकी सेकंड फॉर्म में उनको अवेलेबल करवाया जाता है। ठीक है, इसके आगे जो आता है, इसके आगे आता है कोकून से प्राप्त सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, कोकून का फॉर्मेशन कैसे होता है और कोकून से कैसे इनको प्राप्त किया जाता है। इसके लिए आती है पालन विधि। पालन विधि क्या आता है, रियरिंग मेथड या पालन विधि। ठीक है, अब इसके अंदर पालन विधि के अंदर इसमें क्या होता है, पालन इसको कल्चर किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है। तो अपन ने कहा था कि सीड, अभी अपन ने पढ़ा था सीड, सीड के रूप में क्या होता है, पालन करता हो क्या, इनके एग प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इन एग को कहाँ रख दिया जाता है, कहाँ रख दिया जाता है, फीडिंग ट्रे के अंदर। कहाँ, फीडिंग ट्रे के अंदर इनको रख दिया जाता है और इन एग से लार्वा बाहर निकल कर क्या करते हैं, मुलबेरी के प्लांट्स की जो लीफ होती है उनको खाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब जो अभी मैंने क्या कहा था कि या तो इनको सीड के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ लार्वा। जो इनकी स्टेज होती है सेकंड स्टेज पे, या फिर इनको सीड के रूप में, तो अपन सीड के रूप में लेके चलते हैं। ठीक है, तो जो एग होते हैं उनको फीडिंग ट्रे के अंदर रखा जाता है, फिर ये फीड करना स्टार्ट कर देते हैं और ये कितनी जो इनकी लार्वा की स्टेज होती है वो 5 स्टेज होती है। कितनी स्टेज होती है, 5 स्टेज होती है। इनमें इन 5 स्टेज के अंदर जो इनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो स्टेज होती है ये बहुत छोटी स्टेज होती है। ठीक है, इसके अंदर ये जो लार्वा होते हैं वो स्मूथ, बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर इनको हल्का भी संक्रमण हो गया तो ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए और इनके जो टीथ होते हैं, ठीक है, जो प्रोबोसिस इनकी जो होती है वो क्या होती है, इनके जो मुलबेरी की प्लांट्स की जो लीफ होती है उनको काट कर खाने में असक्षम होती है। इस अवस्था, इन तीनों फेज में क्या होता है, इन जो लार्वा होते हैं उनको फीडिंग ट्रे के अंदर जो मुलबेरी की जो प्लांट्स की जो लीव है, ठीक है, जो पत्ते हैं शहतूत के, उनको काट काट के दिया जाता है। लेकिन फोर्थ स्टेज होती है, ठीक है, फोर्थ स्टेज जो होती है इनकी इस फोर्थ स्टेज में ये क्या करते हैं, खुद पत्तों को काट कर खाने में सक्षम हो जाते हैं। ये तो हो गए इनके खाने के बेस पे कि इनको किस प्रकार से फूड अवेलेबल करवाया जाता है। फिर इनको जब रखा जाता है, इनका पालन, जब इनको रिटेनिंग ट्रे के अंदर रखा जाता है, इनका ध्यान रखा जाता है, तो इनके जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो स्टेज होती है, इन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज में इनके जो बेड होते हैं, इनकी ट्रे को मखमल के चादर से ढककर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें स्वच्छता बनी रहे। ठीक है, जो भी गंदगी हो वो एक थर्ड, जो जैसे मान लो अपने रैक्स में इनको क्या सेट कर रखा है, तो ऊपर नीचे होती है, इनके ऊपर क्या कर दिए जाते हैं, मखमल के कपड़े डाल दिए जाते हैं, जिनसे इसका कोई भी, अगर कोई भी गंदगी होगी वो इसके ऊपर नहीं गिरेगी, जिससे क्या होगा, स्वच्छता बनी रहेगी। अब इनको जहां रखा जाता है, जिन कमरों में इनको रखा जाता है, जो अपने जो लार्वा होते हैं, लार्वा को क्या कहते हैं, कैटरपिलर जो होते हैं, उनको जिस रूम के अंदर इनको रखा जाता है उसकी आर्द्रता अभी मैंने कितने बताई थी, 50 से 60% होनी चाहिए। 50 से 60% इनकी आर्द्रता होनी चाहिए। अगर इनकी जो नमी होती है उनमें कमी आ जाती है तो जो शहतूत के पत्ते होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, जिसके कारण उनको जो कैटरपिलर होते हैं वो फीड नहीं कर पाते। इसलिए उनकी जो आर्द्रता होती है, जो इनकी ह्यूमिडिटी होती है, उसको बढ़ाने की उपयोग करने चाहिए। जैसे कि अगर पत्ते सूख रहे हैं तो उनको गीले कपड़े में भी रख सकते हैं। ये तो इनके रिटेनिंग मेथड के अकॉर्डिंग
अब बात करते हैं अपन सिल्क कैसे प्राप्त करते हैं कोकून से। ठीक है, इनमें आर्द्रता का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए। जिन कमरों के अंदर इनको रखा जाता है उनका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 से 50 से 60 और ये कहीं हद तक इनमें और ज्यादा होती है, जैसे 60 से 70% भी इनकी आर्द्रता रख सकते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि किस प्रकार से इनसे जो कोकून है उनसे किस प्रकार से सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो टेक्निक obtaining silk for कोकून या फ्रॉम कोकून। ठीक है, फ्रॉम ये आएगा फ्रॉम कोकून कि कोकून से किस प्रकार से सिल्क प्राप्त किया जाता है। तो इसके लिए एक तो मेथड होता है ऑब्लिंग बॉइलिंग। ठीक है, जिसे कहते हैं सिफलिंग, स्टिफलिंग। स्टिलाइंग जो मेथड होता है इसके अंदर तो क्या किया जाता है, स्टिलाइंग मेथड के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है, जो कोकून होते हैं अपने पास उनको कलेक्ट करके गर्म पानी में क्या कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, बॉइल्ड वाटर में डाल दिया जाता है, या फिर फ्यूमिग्रेशन के अकॉर्डिंग, फ्यूमिग्रेशन के द्वारा भी इनको प्राप्त किया जाता है। फ्यूमिग्रेशन, फ्यूमिग्रेशन क्या होता है, धूमड़। यानी कि इन कोकून को क्या कर दिया जाता है, धूप के अंदर रख दिया जाता है, जिससे इनके अंदर जो प्यूपा होता है वो तो खत्म हो जाता है और ये धागे अपने इनको आसानी से प्राप्त कर लिए जाते हैं। लेकिन बॉइल्ड वाटर में या इनको उबालने पे क्या होता है, जो अपना सिल्क होता है इनके बीच में, सिल्क एक ऐसे लिपटे हुए होते हैं। ठीक है, जिनसे इनके कारण क्या होता है, जो सिरेसियन केमिकल होता है वो क्या करता है, इनको आपस में जोड़ देता है। ठीक है, जिलेटिन के रूप में इनको आपस में जोड़ देता है। लेकिन जब इनको बॉईल करते हैं तो ये जो सिरेसियन केमिकल होता है वो क्या हो जाता है, धुल जाता है। यानी कि उनके जो रासायनिक बंध होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, जिनसे इसको आसानी से निकाल लेते हैं। ठीक है, और इनका कोकून भी अंदर, प्यूपा भी जो होता है वो अंदर मर जाता है। लेकिन धूमड़ में कभी क्या होता है, कोकून जो होता है वो खत्म नहीं होता और एक सारी पदार्थ सीक्रेट करके कोकून को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, लेकिन जो बॉइल्ड वाटर में इनको उबाला जाता है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये तो क्या कर लिया अपन ने, इससे सिल्क प्राप्त कर लिया। अब इस सिल्क जो प्राप्त करते हैं उसको किस प्रकार से रील किया जाता है और किस प्रकार से उसको स्पिनिंग किया जाता है। अगला जो हो गया, ये तो हो गया बॉइलिंग या स्टीलिंग। स्टीलिंग किसे कहते हैं, स्टीलाइंग जो होता है उसका मतलब ये होता है कि जो कोकून से रेशम को अलग करते हैं और प्यूपा को अलग करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्टीलाइंग। स्टीलाइंग के अंदर कोकून में से किसको, प्यूपा प्लस सिल्क, ये तो स्टीलाइन का हो गया। ठीक है, अब जो है वो है नेक्स्ट जो है वो है
हाँ, रीलिंग एंड स्विंग, स्विंग। ठीक है, 1 मिनट रुकना, ये स्टिफलिंग है, सॉरी इसको स्टिफलिंग कहते हैं, तभी मैं ऐसे नाम में कुछ परेशान हो रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। स्टिफलिंग है, स्टिफलिंग के अंदर तो क्या किया जाता है, कोकोन में से प्यूपा और सेल को अलग कर दिया जाता है, और प्यूपा किस रूप में होता है, डेथ फॉर्म में होता है। ठीक है, और इसको 2 प्रकार से अलग करते हैं, एक तो बॉयल वाटर के द्वारा और एक धूमन या फ्यूमिगेशन के द्वारा। बॉयल वाटर में तो क्या होता है, कोकोन को गर्म पानी में डाल के उबाल लिया जाता है, और फ्यूमिगेशन में क्या होता है, कोकोन को किसमें रख दिया जाता है, धूप के अंदर रख दिया जाता है, जिससे सिल्क को प्राप्त किया जाता है। अब जो रीलिंग एंड स्पिनिंग है अपना, इसके अंदर क्या किया जाता है, पहले तो सिल्क को क्या किया जाता है, रेल किया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, रेल्ड सिल्क या रो सिल्क, जो एक कच्चा सिल्क भी कहलाता है। ठीक है, दूसरा है स्ट्रिंग। इसमें क्या किया जाता है, स्ट्रिंग में जो स्ट्रिंग के अंदर जो अपना सिल्क होता है, रो सिल्क, उसको रासायनिक अम्लों द्वारा क्या कर दिया जाता है, एक दृढ़ फॉर्म उसको दी जाती है। ठीक है, उसको मजबूत सिल्क में बदल दिया जाता है, जिसको फाइबर सिल्क कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो स्पिनिंग के अंदर क्या होता है, रासायनिक केमिकलों द्वारा, रासायनिक अम्लों द्वारा उसको किसमें बदल दिया जाता है, बदलते हैं, मजबूत सिल्क के अंदर चेंज करते हैं, जिसको फाइबर सिल्क कहते हैं। वो तो क्या कहलाता है, अपना स्पिनिंग कहलाता है। और जो रेलिंग है वो क्या होता है, जो अपना कोकोन होता है, उसको जब या तो उसको बॉईल करते हैं या उसको फ्यूमिगेशन के द्वारा उससे जो सिल्क प्राप्त करते हैं, उस सिल्क को एक आईलेट के से निकालते हैं। आईलेट जो एक छोटा सा छिद्र होता है, उसके द्वारा उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ये तो अपना कोकोन है, और इससे ये जो अपना सिल्क निकल रहा है, ये आईलेट से निकल रहा है। किससे, आईलेट से इसको निकालते हैं। एक बहुत छोटा एपरेचर छिद्र होता है, जिससे इसको बाहर निकालकर किस पे रेल कर लिया जाता है, इस फूल पे। इस फूल पे उसको, जिसको अपन चरखी भी बोलते हैं। ठीक है, पे क्या कर लिया जाता है, इसको रेल कर लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, रेलिंग कहते हैं। और अब ये जो रेलिंग किया हुआ होता है वो क्या कहलाता है, अपना कच्चा रेशम होता है। ठीक है, इस कच्चे रेशम को एसिडिक मीडियम में रख के किसमें बदल दिया जाता है, फाइबर सिल्क के अंदर चेंज कर दिया जाता है। ये फाइबर सिल्क के अंदर चेंज करना ही क्या कहलाता है, स्पाइनिंग कहलाता है। ठीक है, जो ये सिल्क होता है, ये कैटरपिलर के द्वारा कौन सी अवस्था में, 5वीं अवस्था में, जो लार्वे की 5वीं अवस्था होती है, वो उसके अंदर जो लार्वा होता है, कैटरपिलर जो होता है, वो भोजन लेना बंद कर देता है। ठीक है, और अपनी जो लार ग्रंथियां होती है, जो सलाइवा ग्लैंड्स जो होती है, उनसे लार स्रावित करता है। उस लार में ही क्या होता है, रेशम होता है, जो हवा के संपर्क में आके सूख जाता है और एक धागे की संरचना बना लेता है। वही क्या कहलाता है, अपना कच्चा रेशम कहलाता है। उसको बॉइलिंग के द्वारा प्यूपा को तो मार दिया जाता है, और सिल्क को क्या कर लिया जाता है, रील कर लिया जाता है, जिसको आईलेट के एक छिद्र, आईलेट बहुत छोटा छिद्र होता है, जिसको आईलेट कहते हैं, उसमें से निकालकर इस फूल पे उसको क्या कर लिया जाता है, रील कर लिया जाता है, जो कच्चा या रो सिल्क कहलाता है।
इस रॉ सिल्क को एसिडिक मीडियम से निकाल कर में क्या करते हैं, डालते हैं, जिसके कारण ये फाइबर सिल्क में चेंज हो जाता है, जिसको स्पाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना पालन विधि और सिल्क प्राप्त करने की विधि। ठीक है, तो रीनेनिंग मेथड और टेक्निक ऑफ ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम कोकून, ये बात हो गई। अब बात करते हैं अपन सिल्क की। ठीक है, जो सिल्क जो रेशम होता है वो कैसा होता है, उसकी क्या कंपोजिशन होती है, उसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो जो सिल्क होता है वो पूर्णतः प्रोटीन का बना होता है, जिसके अंदर 75% तो दृढ़ता और एग्लेंशियल प्रोटीन पाई जाती है और 25% जिलेटिन प्रोटीन पाई जाती है, जो बॉइल्ड जल या गर्म जल में घुलनशील होती है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सिल्क की। सिल्क जो होता है वो कैटरपिलर अपनी सलाइवरी ग्लैंड से क्या करता है, एक पेस्ट क्या करता है, सीक्रेट करता है। पेस्ट सीक्रेट करता है जो किसके द्वारा बाहर निकलता है, स्पाइनरेट ट्यूब से, स्पाइनरेट नलिका से होता हुआ मुंह से बाहर निकलता है और हवा के संपर्क में आते क्या हो जाता है, सूख जाता है। और इस पेस्ट के साथ ही एक दूसरा केमिकल निकलता है जिसे सीरेसिन कहते हैं। सीरेसिन केमिकल बाहर निकलता है जो क्या करता है, जो ये सिल्क होता है पेस्ट के रूप में, इसको चारों तरफ से लिपटने पर इसको क्या करता है, आपस में जोड़ने के लिए एक बॉन्ड बनाने का काम करता है। ठीक है, इस सीरेसिन केमिकल को ही हटाने के लिए इसको बॉयल गर्म पानी में उबाला जाता है, जिससे एक तो सीरेसिन छूट जाता है इन सिल्क से और दूसरा प्यूपा भी खत्म हो जाता है। ठीक है, अब जो अपना सिल्क होता है इसके अंदर दृढ़ता लिए हुई ऐसी प्रोटीन पाई जाती है जो जल में एवलेंशियल होती है, चाहे वो जल गर्म हो या ठंडा। ठीक है, तो पूरा 100% किसका बना हुआ होता है, प्रोटीन का। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी की जो प्रोटीन होती है उनका बना हुआ होता है, जिसके अंदर 75% अनसोल्यूबल प्रोटीन होती है और 25% सोल्यूबल इन वार्म वाटर। ठीक है, गर्म पानी में घुलनशील होती है, का बना हुआ होता है। ठीक है, ये तो है अपने सिल्क की बात। अब ऐसे कुछ डिजीज होती है जो सिल्क वॉर्म में हो जाती है, तो अगला जो है वो है डिजीज ऑफ सिल्क वॉर्म। तो ये जो डिजीज होती है ये सबसे ऐसी डिजीज होती है जो सिल्क वॉर्म के जो लार्वा होते हैं, एक तो सबसे जो इनका होने की जो स्टेज होती है वो लार्वल फॉर्म में होती है। ठीक है, लार्वल फॉर्म में होती है और ये लार्वा को नष्ट करने में कैपेबल होती है। इसीलिए इन डिजीज से बचाने के लिए इनको बहुत केयरफुल इनका कल्चर किया जाता है, जिसमें से पहली जो है डिजीज वो है पेब्रिन नामक डिजीज है। ये एक प्रोटोजोन के द्वारा फैलाई जाती है। ठीक है, प्रोटोजोन फाइलम का जो इंसेक्ट है, सॉरी जो एनिमल है उसके द्वारा इसको फैलाया जाता है, और जो इसको फैलाने वाला जो इसका वाहक है वो है नोसेमो बॉम्बिक्स। इस प्रोटोजोन के द्वारा ये पेब्रिन नामक डिजीज होती है, जिससे लार्वा खत्म हो जाता है। ये लार्वल फॉर्म में होती है। दूसरी जो होती है, ये जो डिजीज होती है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म पे, थर्ड स्टेज लार्वल स्टेज में होती है। और जो अगली है वो है
मैगोट डिजीज। मैगोट डिजीज ये आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट वर्ग में एक मक्खी पाई जाती है जिसका नाम है ट्राइसेलिका ट्राइसीलियो मैगोट या मैगेट डिजीज जो किसके द्वारा होता है, ट्राइसीलियो लीगा सोरबिलस। ये एक फ्लाई होती है जिसके द्वारा यह डिजीज होती है। ये जो डिजीज होती है ये ट्राइसीलियोलाइगा जो फ्लाई होती है, इस फ्लाई के द्वारा इसकी जो 4th या 5th जो स्टेज होती है कैटरपिलर की, जब ये किसका कोकोन का फॉर्मेशन करने वाला होता है, उस वक्त क्या करती है, इसमें एग देती है अपने। जो ये ट्राइसीलियो का जो फ्लाई होती है वो कैटरपिलर की 4th या 5th स्टेज पे क्या करती है, कोको जो कैटरपिलर होती है उसके शरीर पे क्या करती है, एग देती है। जिस इन एग से जो मैगेट्स निकलते हैं, जो मैगेट निकलते हैं, वो क्या करते हैं, जो लार्वा निकलते हैं वो इस कैटरपिलर की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। कैटरपिलर की बॉडी के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके ये कैटरपिलर को क्या कर देते हैं, मार देते हैं, जिसके कारण कोकोन का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, तो इन डिजीज के अलावा कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं जो वायरेबल होते हैं, जो वायरस के द्वारा या बैक्टीरिया के द्वारा फैलाए जाते हैं, जिनको पॉलीहेड्रोसिस कहते हैं। पॉलीहेड्रोसिस कहते हैं। ये इसके डिजीज की बात है। अब अपन बात करते हैं मुलबेरी प्लांट की। किसकी? मुलबेरी प्लांट की। कि उसमें ऐसी क्या विशेषता होती है जिसपे सिल्कवॉर्म कल्चर किया जाता है, अन्य और भी किसी पे नहीं किया जाता है। फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। मुलबेरी प्लांट। मुलबेरी प्लांट सहतूत के पत्ते को ही, सहतूत के पादप को मुलबेरी प्लांट कहते हैं। इसकी जो स्पीशीज है मुलबेरी प्लांट पे किया जाता है, किसका? सेरिकल्चर का जो पालन किया जाता है वो किस पे किया जाता है? मुलबेरी प्लांट। और इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है मोरस अल्वा। ठीक है, ये तो एक जनरल कॉमन स्पीशीज है। और जो इंडिया में स्पीशीज पाई जाती है वो है इसकी मोरस इंडिका। ठीक है, इनके पत्तों पे क्या किया जाता है? इसका कल्चर किया जाता है। अब अपन बात करते हैं भारत में जो सेरिकल्चर की बात है, वो भारत के अंदर जो सेरिकल्चर किया जा रहा है वो 1000 वर्ष से पूर्व से ही किया जा रहा है। लेकिन जो इसकी जो पहले जो तकनीक थी वो उच्च तकनीक नहीं थी, और कच्चा जो रेशम, जो नकली रेशम जो आता था वो सस्ता था। जिसके कारण इसका जो उत्पादन था उसमें ज्यादा ऐसे सुधार नहीं हुए, ज्यादा इसकी मांग नहीं हुई। लेकिन अब भी जो 20-25 साल की बात करते हैं तो इसकी तकनीक जो अपने पास जो विधि है वो इसकी तकनीक में सुधार किए गए, जिसके कारण इसका एक अच्छा इसकी औद्योगिक क्षेत्र में इसकी मांग हुई। ठीक है, और जो अपने पहले
अपन बात करते हैं 20 से 25 साल पहले की, तो प्रति जो शहतूत की पत्तियां जो अपन प्राप्त करते थे प्रति हेक्टर, वो कितनी करते थे? सिर्फ 15,000 केजी। ठीक है, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई प्रति हेक्टर? 30,000, यानी कि इससे डबल हो गई, जस्ट डबल केजी प्रति हेक्टर। ठीक है, और इसके जो अपने सेरिकल्चर के अंदर जो अपना सिल्क उत्पादन था उसमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया। इसके लिए दो तकनीक यूज में ली जा रही, दो इंस्टीट्यूट बहुत यूज जो कार्यरत है, वो है सेंट्रल सेरिकल्चर बहरमपुर, एक तो है सेंट्रल सेरिकल्चर बहरमपुर और दूसरा है सेंट्रल सेरिकल्चर एंड टेक्निक इंस्टीट्यूट मैसूर और रांची। इन दोनों इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इसको और अत्यधिक आधुनिक या अच्छा सिल्क प्राप्त करने के लिए इसमें अच्छे नई तकनीक अपनाई गई और इसको बहुत अच्छी सुधार पे लेके आए, जिसके कारण आज भारत में 35 करोड़ रुपए के तक अपन प्रतिवर्ष से कमाते हैं। नई तकनीक के कारण ये कि पहले जहां मजदूरों को बहुत कम मजदूरों को ये क्या करता, रोजगार अवेलेबल करवाता था, लेकिन इसकी जो तकनीक थी उसमें सुधार आने के बाद ये 85 लाख लोगों को क्या करता है, रोजगार उपलब्ध करवाता है, जिनकी आय देखे अपन तो 35 करोड़ उनकी आय होती है, वार्षिक आय। ठीक है, और ये 15,200 मीट्रिक टन इसका उत्पादन किया जाता है। किसका? प्रति वर्ष 15,200 मीट्रिक टन सिल्क का उत्पादन किया जाता है भारत में, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा 65 से 60 से 70% तो कहाँ यूज कर लिया जाता है? भारत में यूज कर लिया जाता है, और बाकी का जो यूज होता है वो जो सिल्क बचता है अपने 15,200 मीट्रिक टन जो इसका उत्पादन होता है भारत में प्रति वर्ष, उसमें से इसका 60 से 70% तो कहाँ यूज कर लिया जाता है? भारत में ही यूज कर लिया जाता है। लेकिन इसका जो बाकी का हिस्सा बचता है 30 से 40% उसका एक्सपोर्ट अन्य देशों में कर दिया जाता है। जहां पहले सिल्क का निर्यात करता था, वहीं अब इसका आयात किए जाने लगा है। और आधुनिक डेटा जो अपन ने उठा के देखे हैं, उसमें इंडिया सिल्क प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे आती है, थर्ड स्टेज। कौन से स्टेज पे आती है? थर्ड स्टेज पे। ऑल ओवर इंडिया, पूरे संसार में तीसरे नंबर पे सिल्क प्रोडक्शन करती है, एक नंबर पे आता है चाइना और तीसरे नंबर पे इंडिया। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म। अगला जो है वो है अपना प्रॉन कल्चर। प्रॉन कल्चर यानी कि जो नेक्स्ट क्लास लेंगे वो प्रॉन कल्चर पे लेंगे। और प्रॉन कल्चर आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा है प्रॉन के बारे में, तो प्रॉन का जो भी है वो आप एक बार जरूर रिवाइंड करोगे अपने सिलेबस में कि प्रॉन कौन से फाइलम का है, कौन सी क्लास का है, ऑर्डर क्या है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। ठीक है, ये सभी एक बार आप देखोगे और आगे अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो भी उसमें सेरिकल्चर प्रॉन कल्चर पढ़ेंगे। सेरिकल्चर अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके साथ ही क्लास खत्म करते हैं।